हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 12 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, और इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, 13 क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है, संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब संथाल विद्रोह जो है ये अब कब प्रभावित क्षेत्र में आया था? तो याद रखिए 1855 से 56। और किस एरिया में? तो याद रखिए भागलपुर के राजमहल तक ही था। ठीक है, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एन कान्हू ने किया था। सिद्धू एन कान्हू ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मीर जाफर। याद रखिएगा, मीर जाफर जो था बंगाल का नवाब था। ठीक है, अब ये रहा बक्सर का युद्ध जो हुआ था, तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। याद रखिए 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1873 में। जिसकी स्थापना कौन किया था? तो याद रखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, गीत रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो बताना है, गीत रहस्य नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। याद रखिए, पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? आपको बताना है किस अधिवेशन में। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत की महिला जो थी, कौन सी महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष की थी और किस अधिवेशन में? ये आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1849 में। और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 9 कहता है, 1948 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा, हरिपुरा की बात, हरिपुरा कहाँ? तो याद रखिएगा, हरिपुरा जो है ये गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का था, सिकंदर द्वारा भारत विजय अभियान किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 326 ईस्वी पूर्व में। याद है, 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अच्छा कमेंट्स इसमें बताइए कि सिकंदर की सेना जो है किस नदी को पार करने से इनकार किया था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, भागदूत के द्वारा। याद रखिए, भागदूत के द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ठीक है, तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। याद रखिए, वारेन हेस्टिंग। अब रहा सवाल की तो समाप्त किया था, लेकिन बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट कौन किया था? ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या स्टार्ट किसने किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। याद रखिए, घनश्याम दास बिरला। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुआ एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मदारी पासी। याद रखिए मदारी पासी ने नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 कहता है तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी। यह आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। याद रखिए असहयोग आंदोलन। अच्छा असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ तो याद रखिए 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिए कि इसी यानी 1 अगस्त 2020 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी तो याद रखिएगा मुंबई में। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लो भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पी.एन. बामपट। याद रखिए पी.एम. बामपट को जो है पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर 19 कहता है निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बटलर समिति। याद रखिएगा बटलर समिति। इसका गठन कब हुआ था तो याद रखिएगा 1927 में। 1927 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया तो कब किसके विरुद्ध किया गया था। तो याद है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 कहता है राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष यानी काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1915 में। याद रखिए 1915 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा राज तरंगिणी। याद रखिएगा राज तरंगिणी। ठीक है, तो साथ साथ ये भी याद है कि राज तरंगिणी में किसका वर्णन किया गया। तो याद रखिए कश्मीर के प्रसिद्ध कवि एक उपन्यासकार कलहन द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखा गया है और इसमें कश्मीर के इतिहास का विस्तृत किया गया यानी विस्तार किया गया। इसके बारे में बताया गया किसके बारे में तो कश्मीर के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया राज तरंगिणी में। और राज तरंगिणी का लेखक कौन है तो कलहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद है इसका राइट आंसर आपके वो जगह कुंडग्राम में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था तो याद रखिए पावापुरी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था 468 ईस्वी में और 468 ईस्वी पूर्व हो जाएगा और जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नक्शबंदी। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापीकोड की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद रखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 कहता है शिवाजी और कछवाजा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाने 22 जून 1665 को। याद रखिए 22 जून 1665 ईस्वी को। याद रखिएगा। चलिए अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइए कि कवच राजा जय सिंह और किसके बीच हुआ था पुरंदर की संधि शिवाजी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि शिवाजी जो है किस वंश से संबंधित है। बताना शिवाजी किस वंश से संबंध रखते थे। क्वेश्चन में यहाँ पर 27 कहता है निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बाबर और जहांगीर ने। बाबर ने क्या लिखा था बाबर ने क्या लिखा तुझके ए बाबरी जो खुद लिखा था। जहांगीर ने क्या लिखा था तुझके ए जहांगीरी जो फारसी भाषा में था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। याद रखिएगा सिकंदर लोदी। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिलान करने आप एक तरफ स्थल दे रहा दूसरी तरफ उस नदी के नाम दे रखा। तो यहाँ पर देखा जाए
अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा रावी नदी पर हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3, एक का हो जाएगा 3, ए का 3 और बी का क्या हो जाएगा बनमाली को, और दिखाती होगा रंगोई नदी पे। ठीक है, अगर नहीं पता तो पहले देखिए मोहन जोदड़ो किस पे, सिंधु नदी पे। यानी सी का हो जाएगा आपका 1, यानी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा आपका, यानी 3 4 1 होना चाहिए, 3 4 1 यानी 2 पे आपका जा रहा है, 3 4 1 मिला लीजिएगा। यानी ए का हो गया रावी नदी और बनमाली हो गया आपका 4 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका सिंधु नदी और लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में 30 कहता है आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि, याद रखिए कृषि नहीं था, याद रखिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों का संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच, याद रखिए भारत और नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? यानी फुटबॉल खेल से पूछ रहा है कि नहीं है, तो याद रखिएगा मेयर्स कप जो यहाँ पर आपका ये फुटबॉल कप से संबंधित नहीं, बल्कि ये मुक्केबाजी से है। किससे है? तो ये मुक्केबाजी से संबंध रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1920 में, याद रखें 1920 में सबसे पहले फहराया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दे रहा है दिवस से क्वेश्चन दे रखा है, कहता है विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिए 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है किस विषय को सीखने का मतलब उसकी डैश दे रखा को सीखना एवं उसकी डैश दे रखा को सीखना। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवधारणाओं को और विषय वस्तु हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है बच्चों अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा का कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है तो क्या? याद यह बात क्या होता है? तो यह बात क्या होता है? स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 39 कहता है बच्चों की लेखन क्षमता का आंकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विचार तत्व को आप मानते हैं, याद रखिए विचार तत्व को। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर 40 कहता है बच्चों को सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विचारों को अभिव्यक्ति, याद रखिए विचारों का अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है ये आपको बताना। तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विक्रम एस नाम, याद रखिए विक्रम एस नाम है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 42 का था निम्नलिखित में से किसकी अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है गरुड़ 11 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत और फ्रांस वायुसेना अभ्यास। याद देखिए भारत फ्रांस और वायुसेना अभ्यास। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 44 कहता है हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं? आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है।
तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कौन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रश्न में सभी क्या है, कथन सुमेलित है। याद रखिएगा सभी क्या है, सुमेलित, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 45 कहता है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा या कथन आपका सही है। आपको बताया कौन सा कथन आपका सही है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। याद रखिए पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा का मतलब आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है भ्रूण किस में पाया जाता है। भ्रूण किस में पाया जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सीड में यानी बीज में क्या होता है, यह पाया जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन 47 कहता है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया mRNA का तात्पर्य क्या है। इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या कार्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वायरस की विशेषता नहीं, कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये होगा सेलुलर जो है, सेलुलर संरचना जो है ये वायरस की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन 49 कहता है जनसंख्या में अनुवांशिक विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। याद इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उत्परिवर्तन। याद रखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होता है। तो याद है आयोडीन की कमी के कारण। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 51 कहता है इंसुलिन क्या है, आपसे पूछा है इंसुलिन क्या। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो, ये प्रोटीन है। इंसुलिन एक तरह का क्या है, तो प्रोटीन है। और कमेंट्स से बताइए इंसुलिन का स्रावित जो है किस ग्रंथि से होता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन आपका 52 कहता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाला विकिरण है। तो आपको बताना कौन होगा। तो याद इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इंफ्रारेड। क्या हो जाएगा, तो इंफ्रारेड यानी मांसपेशियों जोड़ों में दर्द के उपचार में इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग होता है। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 53 कहता है ओकोजिन संबंधित है। ओकोजिन जो है संबंधित है, तो आपको बताने किस रोग से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका सी यानी कर्क रोग से ये संबंधित है। याद रखिए कर्क रोग से क्या है, संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पेरोक्सिसोम। याद है पेरोक्सिसोम क्या है, अंग उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है 10⁻⁶ के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, ये आपको बताना। प्रयुक्त उपसर्ग क्या, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेगा। क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है। यानी थर्मामीटर क्या और थर्मोस्टेट क्या, दोनों में अंतर बताने हैं। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर को क्या करना है, यानी मेजर करना, जबकि थर्मोस्टेट का काम है कि टेम्परेचर को नियंत्रित करना। तो ये इसका आपका सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विवर्तन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 58 कहता है ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रवाहकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवाहकत्व कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय पदार्थ है, आपको बताना अचुंबकीय पदार्थ है, ये बताना है। तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एल्युमिनियम जो है अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो चुंबक में सड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है गॉड पार्टिकल्स है तो वास्तव में ये क्या है। तो याद है इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा हिंग्स बेसोन। याद रखिए हिंग्स बेसोन है, क्या है, हिंग्स बेसोन है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज को। याद रखिए हेनरिक हर्ट्ज को जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी गैस में मुख्यतः होता है। तो क्या होता है, आपको बताने इसमें क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है।
अब मार्केप्टन भी होता है, तो मार्केप्टन का काम क्या होता है, गैस में कोई स्मेल नहीं होता, इसका काम है मार्केप्टन का काम क्या होता है, गैस क्या होता है, स्मेल देता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जे टॉमसन के द्वारा किया गया था। याद है जे टॉमसन के द्वारा किया गया था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। रेत मिला और उसमें नेपथलीन मिला हुआ, उसको किस प्रोसेस से हम उसको अलग करेंगे, तो याद है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं ऊध्र्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। क्यों, क्योंकि नेपथलीन क्या है, एक सब्लिमेट है, मतलब जब इसको खुले छोड़ देते क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, नेपथलीन सीधा गैस में कन्वर्ट होता है ना। इस यानी ऊध्र्वपातन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, सीधा गैस से सीधा सॉलिड से क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजनाथ। याद रखिएगा, राजनाथ। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गामा किरण का। याद रखिए गामा किरण कैसा किरण, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बीटा पे क्या होता है, निगेटिव होता है, और गामा जो कि इस पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए इसका वेलोसिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यानी लगभग बोला तो प्रकाश के वेग के लगभग क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है निम्नलिखित में कौन सी नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं कि इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम साइनामाइड। याद रखिए कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य, ये बताना है। तो सोडा एवं सिल्वर को शुद्ध करने में इसमें भी किया जाता है, डायनामाइट के निर्माण में भी किया जाता है, और उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है। उपयुक्त में से आपका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो बताना है किसमें अनुपस्थिति होती है और किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा। इसीलिए तो सोडियम और पोटासियम और लिथियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 कहता है पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जाती है, याद इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा इथाइल। याद रखिएगा टेट्रा इथाइल, इसको बोलते हैं TEL भी बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 कहता है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत सभी का, यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, घनत्व। याद रखिए घनत्व, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है ना, जितना आयतन कम होगा उतना डेंसिटी क्या होगा, राइज होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित किया गया, ये आपको बताना है, तो याद राइट आंसर आपका क्या होगा, अनुच्छेद 110 होगा। याद रखिए अनुच्छेद 110 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है कितना होना चाहिए, याद है अधिकतम अंतराल 6 महीने होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, BN राव को। याद रखिए BN राव को नियुक्त किया गया। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पाता है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका ये अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिए 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 77 कहता है संविधान सभा के किस अनुसूची में कर एवं
शुल्क लगाने का प्रावधान है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। याद रखिए 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, आगे करते हैं थोड़ा सा ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि 104 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन वर्ग समूह जुड़ा है, ये आपसे पूछा है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समूह को जोड़ा, यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में कब बना। शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार के रूप में कब बना, तो याद रखिए 2010 में। 2010 यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती। तो आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन के तहत। याद है कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। अब 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 81 का था भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो क्या था। तो यार राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, आप प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय तो याद रखिएगा 1951 से 56 तक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 बैंक दर का आशय, यानी बैंक दर से क्या आप समझते हैं। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1977 में। याद है 1977 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम किसान योजना के लाभार्थी थे, तो कौन थे। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कारीगर, याद रखिएगा कारीगर। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्था का एक प्रभाग है, ये आपको बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्नलिखित में से सबसे पहले पन बिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ था, कौन सा। तो पन बिजली की बात किया जाए तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा शिव समुद्रम, याद रखिए शिव समुद्रम। अब शिव समुद्रम कहाँ है, तो याद रखिए कर्नाटक में है। कहाँ, तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य निम्नलिखित में कौन से हैं। ठीक है, आपको ये बताएं 3 राज्य इसमें कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा हो जाएगा झारखंड और तीसरा हो जाएगा उड़ीसा, याद रखिएगा। सब आसी पास में है ना, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपको बताना। तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सौर ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या, ये असीमित होता है, यानी असीमित संसाधन वाला ऊर्जा स्रोत क्या होता है, नवीकरणीय स्रोत होता है। जैसे हो गया सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अब एक होता है अनवीकरणीय स्रोत, मतलब एक सीमित होता है। सीमित का मतलब वो खत्म हो सकता है ना। जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा और गैस हो जाएगा। तो ये सब क्या खत्म हो सकता है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये खत्म होने वाली बात नहीं, ये असीमित है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। आपसे पूछ रहा है किस नदी पे है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो, ये चिनाब नदी पर। कहाँ पर है ये, चिनाब नदी पे है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथौन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये बराकर नदी पे, याद रखिए बराकर नदी पे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में यहाँ पर 91 कहता है निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है। माही नदी की बात किया जा रहा है, तो इस पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वन करोरी बांध और कदाना बांध, याद रखिएगा वन करोरी बांध और कदाना बांध की बात यहाँ पे
किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है भारत के कौन से दो राज्य मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करती है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। याद रखिए पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 93 कहता है निम्नलिखित में कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कलपोंग जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ अवस्थित है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है मंगोलाइड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ये सिक्किम में भी पाया जाता है और असम में भी पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाया गया है? मैत्री एक्सप्रेस याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा साझा करता तो कितना है? तो 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा 4096 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन में यहाँ पे 96 कहता है भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है सूती वस्त्र के नाम से? तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुंबई। याद रखिए मुंबई जो है ये भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 97 कहता है भारत में पाए जाने वाली सदाबहार एवं पतझड़ वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1500 से 2000 मीटर तक। याद है 1500 से 2000 मीटर तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 98 कहता है गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नासिक, निजामाबाद और राजमुंदरी। याद रखिएगा। चलिए अब साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की जो गोदावरी नदी इसकी कुल लंबाई कितना? तो याद रखिए 1465 किलोमीटर। याद रखिए 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पे 99 कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो, यानी महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। याद रखिए साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये दक्षिण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नदी है। पहला कौन है? तो याद है कि गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी है। उसके बाद कृष्णा है और उसके बाद महानदी तीसरे नंबर पर है, याद रखिएगा। पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए बृहत हिमालय में स्थित है। याद रखिए बृहत हिमालय में स्थित है। ठीक है, और आप लोग को पता है इसकी ऊंचाई कितना होता है? कमेंट से जरूर बताइएगा कितना इसकी ऊंचाई है टोटल। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 MC को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी